Hello class, today we are going to talk about the biodiversity. So let's start from the introduction. So the term biodiversity was first coined by Walter G. Rosen in 1986. जो term है biodiversity वो Walter G. Rosen ने 1986 में दिया. The biosphere comprises of a complex collection of innumerable organisms known as the biodiversity. जो हमारा बायोस्फीयर है वो असंख्य जीवों के कॉम्प्लेक्स कलेक्शन से कंप्राइजेज है और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी बोल रहे हैं. विच कॉन्स्टिट्यूट द विटल लाइफ सपोर्ट फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस, जो कि ह्यूमन रेस के सर्वाइवल के लिए सपोर्ट करता है. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एब्रीवेटेड एज बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंटेड द सम टोटल ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स. जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है या एब्रीवेटेड फॉर्म में अगर हम कहें बायोडाइवर्सिटी, ये रिप्रेजेंट करती है सम टोटल ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स. तो विभिन्न तरह के जो हैं लाइफ फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और इवन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो सच एज प्लांट्स, फिशेज एंड मैमल्स. ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये वेरियस बायोलॉजिकल लेवल्स पर हो सकती है, इंक्लूडिंग जीन्स पर. जीन्स के बेस पे जो है बायोडाइवर्सिटी हो सकती है, हैबिटेट्स के बेस पर जो है बायोडाइवर्सिटी हो सकती है और इकोसिस्टम के बेस पर जो है बायोडाइवर्सिटी हो सकती है. नाउ वी डिस्कस द कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सो अगेन रिकॉल द डेफिनेशन. बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ एंड द एसेंशियल इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. जो बायोडाइवर्सिटी है वो वैरायटी है लाइफ फॉर्म्स की अर्थ पर और जो इंटरडिपेंडेंस है सभी जो लिविंग थिंग्स है एक दूसरे के ऊपर. एज डिफाइंड इन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सिग्न्ड एट रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील इन 1992 बाय 154 कंट्रीज. एक कन्वेंशन हुई थी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर जो कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुई थी 1992 में, जिसमें जो है 154 कंट्रीज़ जो है शामिल हुई थी. और उनके अनुसार द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो विभिन्नताएं हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग इंट्रालिया, मुख्य रूप से जो है टेरेस्ट्रियल, मैराइन और अन्य एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ विच दी आर अ पार्ट. ये देयर इज मिस्टेक, यहाँ पर ये जो एरिया लिखा हुआ है दिस इज़ नॉट अ एरिया, दिस इज़ आर अ पार्ट. तो ये सभी जो है क्या है, इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस के पार्ट हैं. और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो डाइवर्सिटी है वो स्पीसीज़ के बेस पर हो सकती है, बिटवीन स्पीसीज़ के बीच में हो सकती है, और जो है इकोसिस्टम के बेस पर हो सकती है. अकॉर्डिंग टू IUCN in 1998, the variety and variability of species of their population, जो स्पीसीज़ है उनकी जो पॉपुलेशन है उनमें जो विभिन्नताएं हैं, और स्पीसीज़ की जो वैरायटी है, द वैरायटी ऑफ स्पीसीज़ ऑफ देयर लाइफ फॉर्म्स, और स्पीसीज़ की जो लाइफ फॉर्म्स है उनकी जो वैरायटी है, द डाइवर्सिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन विद स्पीसीज़ विद देयर इंट्रैक्शन. और जो कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन स्पीसीज़ का जो इंट्रैक्शन करती है अपने एनवायरनमेंट के साथ, तो उसकी जो डाइवर्सिटी है, एंड देयर इकोलॉजिकल प्रोसेस, जो भी उसकी इकोलॉजिकल प्रोसेस है, विच इन्फ्लुएंसेस परफॉर्म, जो कि उसकी परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है. सो नाउ वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. द वन इज डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज़ विच इज़ बेस्ड अपॉन द स्पीसीज़ में आपको डाइवर्सिटी बहुत सारी देखने को मिलेगी. डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ. डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स के बेस पर जो है डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी. नाउ वी डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सो फ्लोरा एंड फौना डाइवर्सिटी डिपेंड्स करती है कुछ कंडीशन है जिनके ऊपर जो है डाइवर्सिटी डिपेंड्स करती है, जस्ट सच एज क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, अल्टीट्यूड क्या है, सॉइल्स कैसी है वहाँ की, और प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीसीज़. और जो ज़्यादातर जो
बायोडाइवर्सिटी है वो कंसंट्रेटेड है ट्रॉपिकल रीजन में, मतलब जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स है वहाँ पर जो है ज़्यादातर जो है जैव विविधता पाई जाती है। अगर हम एक वर्ड में अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी मतलब जीवों की विविधता, विभिन्न विभिन्न तरह के जो जीव इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं वही जो है बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। नाउ वी डिस्कस द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, अ रीजन विद हाई बायोडाइवर्सिटी विद मोस्ट ऑफ स्पीशीज बीइंग एंडेमिक। तो एक फिजिकली डिफाइंड एरिया हो गया है ना, या आप ये कह लो कि मतलब एक निश्चित क्षेत्र में है ना, जहाँ पर जो है जीवों की जो संख्या है वो ज़्यादा हो और उनमें विभिन्नताएं ज़्यादा हो, विभिन्न तरह के जीव वहाँ पर रहते हों, तो वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। जिसमें से कुछ स्पीशीज़, ज़्यादातर स्पीशीज़ जो है क्या होगी, एंडेमिक, मतलब कि वो सिर्फ वहीं पाई जाएंगी और आपको कहीं दूसरे क्षेत्र में देखने को या दूसरे एरियाज में देखने को नहीं मिलेगी। इंडिया हैव 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ईस्ट हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट। सो फ़िलहाल हमने यहाँ तक की बात की। नेक्स्ट क्लास में हम इसको लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिमेनिंग टॉपिक ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। सो लेट्स डिस्कस द बायोडाइवर्सिटी एंड द बैलेंस ऑफ नेचर. So first point is the trophic level. So elimination of species from trophic level can cause destruction of ecosystem as well as biodiversity. इसका मतलब ये है कि जो स्पीसीज है अगर हम उसे ट्रॉपिक लेवल से जो है एलिमिनेट कर देंगे तो वो इकोसिस्टम को डिस्ट्रक्ट कर देगा, साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी को भी। सपोज इन जो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो प्लांट्स जो है फॉरेस्ट में उनको डियर जो है ईट करता है, और उसके बाद जो डियर को जो है लायन ईट करता है। और इनमें से हम अगर ये जो ट्रॉपिक लेवल है और इस ट्रॉपिक लेवल में से अगर हम किसी भी स्पीसीज़ को एलिमिनेट करते हैं तो उससे क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा बायोडाइवर्सिटी का, क्योंकि इस पे डिपेंडेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनको फूड नहीं मिलेगा और वो जो है ख़त्म हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम, इन अ कॉम्प्लिकेटेड इकोसिस्टम हैविंग सेवरल ट्रॉपिक लेवल्स। तो जो कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होता है उसमें बहुत सारे जो है ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, और लॉस ऑफ वन और मोर स्पीसीज डू नॉट कॉज एनी सीरियस प्रॉब्लम्स बिकॉज द अल्टरनेटिव अवेलेबल। और जो कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होता है उसमें क्या है कि बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल्स है, और उसमें अगर एक या ज़्यादा स्पीसीज़ का जो है कोई लॉस भी हो जाए तो उससे कोई ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसका एक अल्टरनेटिव जो है वहाँ पर अवेलेबल होता है। नाउ वी टॉक अबाउट द कीस्टोन स्पीसीज. लॉस और एडिशन ऑफ स्पीसीज कॉज डिटेक्टेबल चेंजेस इन इकोसिस्टम रेट्स, दैट इज स्पीसीज मेक यूनिक कंट्रीब्यूशन टू इकोसिस्टम फंक्शनिंग. देखिए जो कीस्टोन स्पीसीज है अगर उसका लॉस या एडिशन कर दिया जाए तो एक भारी मात्रा में जो है चेंज देखने को मिलेगा इकोसिस्टम में, क्योंकि जो कीस्टोन स्पीसीज होती है वो यूनिक कंट्रीब्यूशन होता है उसका इकोसिस्टम फंक्शनिंग में. नाउ निच कॉम्प्लीमेंट्री डिफरेंसेस अमंग स्पीसीज इन देयर रिक्वायरमेंट्स फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज विल कॉज कॉम्प्लीमेंट्री इंट्रैक्शन. डिफरेंस है इस स्पीसीज में इन देयर रिक्वायरमेंट्स फॉर डिफरेंट सोर्सेज. डिफरेंट सोर्सेज के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है स्पीसीज के बीच में उसमें भिन्नता है, डिफरेंस है. विल कॉज कॉम्प्लीमेंट्री इंट्रैक्शन, जिससे जो है क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री इंट्रैक्शन होगा और स्पीसीज जो है एक स्पीसीज जो है ज़्यादा रिसोर्सेज को ऑब्टेन कर सकती है अगर डिफरेंस होगा किसमें, रिक्वायरमेंट्स में और डिफरेंट सोर्सेज के लिए, जिससे जो है क्या कॉम्प्लीमेंट्री इंट्रैक्शन होगा. Now we talk the facilitation and mutualism. Plants may also benefit from their neighbors through amelioration of the physical and biotic environment. तो आपने म्यूचुअलिज्म पढ़ा होगा, इसमें जो है जो दो स्पीसीज होती हैं वो आपस में जो है एक दूसरे को बेनिफिट करती हैं. तो प्लांट्स भी जो है बेनिफिट कर सकते हैं अपने फिजिकल और बायोटिक एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करके.
Now we talk about the portfolio effect. Species richness increases the temporal stability of the entire community while the biomass is stabilized. जितनी जो है ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उससे जो है क्या होगा, टेम्पोरल स्टेबिलिटी जो है पूरी कम्युनिटी की जो है इंक्रीज हो जाएगी. मतलब अगर किसी तरह का भी जो है एनवायरमेंटल चेंजेस होता है तो वो उस वजह से जो है इकोसिस्टम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर स्पीसीज की जो है रिचनेस होगी, जबकि जो बायोमास जो है स्टेबलाइज रहेगा. इंश्योरेंस हाइपोथेसिस. बायोडाइवर्सिटी बफर्स इकोसिस्टम अगेंस्ट एनवायरमेंटल चेंजेस सच एज ग्लोबल वार्मिंग. तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो इकोसिस्टम में जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, उसके लिए जो है वो उसको बफर करती है, मतलब कि एक रेंज में रखती है ताकि ज़्यादा जो है एनवायरमेंटल चेंजेस से जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस ना हो, या हम कह सकते हैं कि किसी तरह का कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट ना हो पॉपुलेशन के ऊपर. अब क्या क्या थ्रेट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए. तो नेचुरल कॉजेज है, नैरो जियोग्राफिकल एरिया जो है नैरो हो रहा है, लो पॉपुलेशन और लो ब्रीडिंग रेट. अब जो है स्पीसीज की जो है लो पॉपुलेशन है, लो ब्रीडिंग रेट है, नेचुरल डिजास्टर्स है, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज जो ह्यूमन के द्वारा जो एक्टिविटीज़ हैं, तो हैबिटेट का मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सेलेक्टेड स्पीसीज, कुछ जातियों का जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, इनोवेशन बाय एक्जोटिक स्पीसीज. तो बाहर से जो प्रजातियाँ किसी क्षेत्र में या किसी एरिया में एंटर कराई जा रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है उसकी जो तादाद बढ़ती जा रही है, और वो उसकी तादाद बढ़ने की वजह से जो है दूसरी जो वहाँ की जातियाँ हैं, दूसरी जो स्पीसीज़ है उन पर जो है काफ़ी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि वो जो है हम ये कह सकते हैं कि उनके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो जो अवेलेबल थे वो एक्जोटिक स्पीसीज जो है एग्जॉस्ट कर रही है. नेक्स्ट पॉल्यूशन हो रहा है, हंटिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर और डोमिनो इफ़ेक्ट. सो डोमिनो इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो अगर किसी एक स्पेसिफिक प्लांट स्पीसीज़ का जो है लॉस हो जाता है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, तो उस पर डिपेंडेंट जो एनिमल्स हैं उनका जो है क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और उन एनिमल्स के ऊपर जो है जो डिपेंडेंट है उनका लॉस हो जाएगा. तो धीरे धीरे जो है एक चेन है वो जो है ख़त्म होती चली जाएगी. नाउ कैसे जो है हम कंजर्व कर सकते हैं, कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी का. सो बायोडाइवर्सिटी इन्वेंट्रीज को क्रिएट करके और कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी इन प्रोटेक्टेड हैबिटेट्स लाइक, जैसे कि इन साइटू कंजर्वेशन कर सकते हैं या एक्स साइटू कंजर्वेशन कर सकते हैं. जैसे कि एक्स साइटू की अगर हम बात करें तो सीड बैंक है, जीन बैंक है, पोलन बैंक है, डीएनए बैंक है, और रेस्टोरेशन कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी का, इम्पार्टिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन, और जो है पर्यावरण के प्रति जो है जागरूकता फैला सकते हैं, इनैक्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एंड एनफोर्सिंग एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन. और जो पर्यावरणीय जो नियम हैं, जो कानून हैं, उनको सख्ती से लागू कर सकते हैं ताकि किसी तरह का जो है ये जो हंटिंग हो रही है, जो पोचिंग हो रही है वो ना हो. पॉपुलेशन कंट्रोल, और पॉपुलेशन को कंट्रोल करके, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है उससे जो है बहुत सारे रिसोर्सेज की मांग बढ़ रही है, फॉरेस्ट की मांग बढ़ रही है, जिस वजह से जो है क्या हो रहा है जो उनका एरिया है वो कम पड़ रहा है. रिव्यूइंग द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस एंड कंट्रोलिंग अर्बनाइजेशन, कंजर्वेशन थ्रू बायोटेक्नोलॉजी. तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो इन साइटू एंड एक्स साइटू. इन साइटू में हम उनकी बात करेंगे जहां उनको उनके ही हैबिटेट में जो है एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है, जैसे कि नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, सेक्रेड ग्रोव्स एंड लेक्स, टेरेस्ट्रियल एंड मैराइन. और अगर हम एक्स साइटू की बात करें तो एक्स साइटू मतलब उनके
जो प्राकृतिक जो हैबिटेट है उनका, जो नेचुरल हैबिटेट है, उनसे उन्हें बाहर निकाल करके या उनके किसी जीनोम को बाहर निकाल करके किसी स्पीसीज़ के, अगर हमें उसे कंजर्व करना हो तो क्या करेंगे, हम उसके जो है जीनोम को बाहर निकाल लेंगे और उस जीनोम को जो है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा उसमें जो है मॉडिफाई करेंगे उसको, और उसको और भी अच्छा जो है इम्प्रूवमेंट लाएंगे उसमें। तो सेक्रेड होम, प्लांट होम गार्डन, सीड बैंक, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, बॉटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, एक्वेरिया, एक्सेट्रा।